की कल्पना करते हैं। एक ऐसी आवाज जिसने समझिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हो। हाँ 20 से ज्यादा भाषाओं में लगभग 12,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हों और पूरी दुनिया में उस आवाज को पूजा जाता हो। बिल्कुल। लेकिन अब जरा इसी कहानी को हम शुरुआत से देखते हैं। जरा सोचिए कि यही आवाज अपने करियर की शुरुआत में ना एक इंडस्ट्री की रिजेक्ट आवाज मानी जाती थी। सही का एकदम रिजेक्ट। मतलब एक ऐसी गायिका जिसे सिर्फ वैम्स, कैबरे डांसरों या जो सह अभिनेत्रियां होती है ना, उनके लिए गाने को मिलते थे, और वो भी महज इसलिए क्योंकि उस समय की मुख्यधारा और संगीत की दुनिया पर उनकी अपनी ही बड़ी बहन का राज था। हाँ, और आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही सफर को डिकोड कर रहे हैं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं भारतीय संगीत की उस जादुई और क्रांतिकारी आवाज की, आशा भोसले जी की। और पता है, ये सफर असल में केवल सुर और ताल का सफर नहीं है। अगर हम इस पूरे परिदृश्य का गहराई से विश्लेषण करें ना, तो ये सर्वाइवल मतलब अस्तित्व बचाए रखने और एवोल्यूशन यानी खुद को लगातार ढालते रहने की सबसे बेहतरीन केस स्टडी है। सही बात है। ये दिखाती है कि कैसे कोई इंसान हाशिए पर धकेले जाने के बावजूद उसी हाशिए को, उसी मार्जिन को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेता है। एग्जैक्टली। और आज हम सिर्फ उनके उपलब्धियों की कोई सूची नहीं पढ़ने वाले हैं। हाँ, वो तो सबको पता ही है। वही ना, हम उस विज्ञान, उस मनोविज्ञान और उन तकनीकों को समझने वाले हैं जिन्होंने उन्हें एक संघर्षरत गायिका से एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया। बिल्कुल। हम ये भी डिकोड करेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी आवाज की शारीरिक और तकनीकी सीमाओं को तोड़ा। तो जो लोग किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, उनके लिए ये चर्चा बहुत अहम होने वाली है। मेरा मतलब है, किसी के भी खिलाफ हो तो उस सिस्टम में अपने लिए एक नई जगह कैसे बनाई जाती है। हाँ, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, इस कहानी की जड़ें बहुत गहरे संघर्ष और एक बहुत बड़ी पारिवारिक त्रासदी से जुड़ी हुई हैं। जो दस्तावेज हमारे सामने हैं वो बताते हैं कि 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में उनका जन्म हुआ था। अच्छा। और उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर, वो अपने समय के बहुत बड़े और दिग्गज शास्त्रीय गायक थे। तो संगीत तो खून में ही था, विरासत के तौर पर मिला था उन्हें। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब आशा जी केवल 9 साल की थी ना, तब उनके पिता का निधन हो गया। हाँ, बहुत छोटी उम्र में। और यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर हम सफलता की कहानियों में ना इस संघर्ष को बहुत रोमांटिसाइज कर देते हैं, उसे बहुत महान बता देते हैं। ये बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन जरा रुक के सोचिए, एक 9 साल की बच्ची के लिए पिता का साया उठ जाना और परिवार पर इतना भयानक आर्थिक संकट आ जाना, ये कोई प्रेरणादायक बात थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक खौफनाक स्थिति है। ये डर, ये आर्थिक दबाव तो किसी भी 9 साल के बच्चे के आत्मविश्वास को, उसकी कला को हमेशा के लिए कुचल सकता था। तो वो इस दबाव में टूटी क्यों नहीं? ये बहुत ही जायज और गहरा सवाल है। अक्सर इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव किसी भी नए कलाकार को पूरी तरह खत्म कर देता है, क्योंकि उस उम्र में कला एक शौकिया या जुनून होती है ना? हाँ बिल्कुल, बचपन में तो शौक ही होता है। लेकिन आशा जी के मामले में संगीत अचानक उनका शौक नहीं रहा। हाँ? वो उनके परिवार का सर्वाइवल टूल बन गया। बाप रे। सोचिए, जब कोई 9 या 10 साल की उम्र में महज इसलिए गा रहा हो ताकि घर में चूल्हा जल सके, तो उस आवाज में एक अजीब तरह का कच्चापन और एक ऐसी गहराई आ जाती है जो किसी सुरक्षित और आरामदेह माहौल में पलने वाले बच्चे की आवाज में कभी आ ही नहीं सकती। मतलब कि कला के लिए जो एक मासूमियत चाहिए होती है, वो मासूमियत बहुत जल्दी छिन गई उनसे, और उसकी जगह उस जिम्मेदारी ने ले ली। सही बात है। 1943 में उन्होंने मजा बाल नाम की मराठी फिल्म में अपना पहला गाना गाया, और ये महज कला का प्रदर्शन नहीं था, ये घर चलाने की जिम्मेदारी थी। बिल्कुल। और इसी जिम्मेदारी ने उन्हें जीवन की उन कठोर वास्तविकताओं का अनुभव कराया जिसने आगे चलकर उनकी गायकी में वो ठहराव और वो दर्द पैदा किया ना, जो उनकी सबसे बड़ी पहचान बना। हाँ, वही दर्द उनकी ताकत बन गया। एग्जैक्टली। जो चीज उन्हें तोड़ सकती थी, उसी ने उनके गले की मांसपेशियों, उनके गाने के तरीके और उनके भावनात्मक जुड़ाव को एक नई मजबूती दी। उन्होंने उस दर्द को अपनी आवाज में घोलना सीख लिया था। वाह। लेकिन वो जो शुरुआती संघर्ष था, वो सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं रहा। अगर हम 50 के दशक के बॉलीवुड के संगीत परिदृश्य को देखते हैं,
तो वो एक बिल्कुल ही अलग और बेहद क्रूर दुनिया थी। 50 के दशक की इंडस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। उस समय प्लेबैक सिंगिंग में लता मंगेशकर, गीता दत्त और शमशाद बेगम जैसी दिग्गजों का एक छत्र राज था। हाँ, उन्हीं का नाम चलता था। बिल्कुल। किसी भी बड़ी फिल्म, किसी भी ए-लिस्टर संगीतकार या किसी भी मुख्य नायिका के लिए इन्हीं आवाज़ों को पहली पसंद माना जाता था। उस समय इंडस्ट्री में परफेक्शन का एक सांचा था, एक मोल्ड था, और किसी भी नई आवाज़ के लिए उस सांचे में घुसपैठ करना लगभग नामुमकिन सा लगता था। और वहीं से वो दौर शुरू होता है जब आशा जी को वो गाने मिलते थे जिन्हें मुख्य गायिकाएं या तो ठुकरा देती थी या फिर जिनके लिए उनके पास वक्त नहीं होता था। हाँ, बचे खुचे गाने। वही ना, उन्हें अक्सर वैम्स पर फिल्माए जाने वाले गाने या बी ग्रेड फिल्मों के सह कलाकारों के गाने दिए जाते थे। जैसे उस दौर का बहुत मशहूर गाना है ना, लेके पहला पहला प्यार। हाँ, बहुत हिट गाना है। वो मुख्य नायिका पर थोड़ी ना बल्कि एक अन्य कलाकार पर फिल्माया गया था। लेकिन एक सेकेंड, मैं ना यहाँ इस पूरे समीकरण को एक अलग ही नजरिए से देख रही हूँ। अच्छा, कैसे? नायिका के गाने नहीं मिले, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि बड़े सितारों द्वारा ठुकराए गए इन साइड रोल्स और वैम्स के गानों ने असल में आशा जी को एक अद्भुत आजादी दी? मैं थोड़ा समझा नहीं। मतलब सोचिए ना, क्योंकि जब कोई नायिका का गाना गाता है तो उसे परफेक्ट, संस्कारी और परंपरागत दिखना होता है, पर जब कोई वैम के लिए गा रहा है तो उस पे ऐसा कोई दबाव थोड़ी होता है। क्या ये कमी ही असल में उनकी सबसे बड़ी सुपर पावर नहीं बन गई? अरे वाह, ये तो एक बहुत ही शानदार आहा मोमेंट है, सच में। है ना? और अगर हम गायकी की तकनीक और मैकेनिज्म के नजरिए से इसको डिकोड करें ना, तो ये बात बिल्कुल सच है। मेरा मतलब है, जब कोई मुख्य धारा की संस्कारी नायिका के लिए गा रहा होता है, तो संगीतकार उसे क्या निर्देश देता है? यही कि आवाज बिल्कुल सीधी, साफ और बिना किसी एक्स्ट्रा हरकत के होनी चाहिए। हाँ, एक पवित्रता का बोझ होता है उस पे। एग्जैक्टली, उस पवित्रता का बोझ होता है। लेकिन जब कोई एक कैबरे डांसर या किसी ग्रे शेड वाले किरदार के लिए गाता है, तो संगीतकार के पास प्रयोग करने की पूरी छूट होती है। सही बात है। और यही आशा जी ने अपनी आवाज के साथ सबसे साहसिक तकनीकी प्रयोग किए। उन्होंने अपनी आवाज में जानबूझकर सांसों की आवाज, एक हल्की सी हंसी, एक चंचलता और नोट्स को स्लाइड करने की तकनीक का इस्तेमाल किया। मतलब रूल्स ब्रेक किए उन्होंने। बिल्कुल। जहां पारंपरिक गानों में हर सुर अपनी तय जगह पर होता था, वहीं आशा जी के गानों में सुर उछलते थे, फिसलते थे। उन्होंने अपनी गायकी में वोकल फ्राई और लंबी जानबूझकर छोड़ी गई सांसों का जो इस्तेमाल किया ना, वो उस वक्त की मुख्य गायिकाओं के लिए वर्जित माना जाता था, टैबू था एक तरह से। मतलब कि जब इंडस्ट्री ने उन्हें हाशिए पर धकेला, तो उन्होंने उसी हाशिए को अपना सबसे बड़ा प्लेग्राउंड बना लिया। सही कहा, प्लेग्राउंड बना लिया। क्योंकि कोई भी निर्माता वैम्प के गाने पर इतनी बारीकी से नजर थोड़ी रख रहा था, इसलिए उनके पास नया करने की पूरी आजादी थी। ये बहुत ही जबरदस्त बात लगी मुझे, है ना? लेकिन हाशिए पर खेलने के लिए मैदान तो मिल गया, पर उन झूलों और फिसल पट्टियों को बनाने के लिए किसी न किसी की तो जरूरत थी ही। और यहीं पर उन संगीतकारों की एंट्री होती है जिन्होंने उनकी इस अनोखी आवाज को मुख्य धारा में एक नया मुकाम दिया। एकदम सही। और यहीं पर ओपी नैयर और आर.डी. बर्मन जैसे विजनरी संगीतकारों का जिक्र आना तो स्वाभाविक है। ये दोनों केवल संगीतकार नहीं थे, ये ऐसे जौहरी थे जिन्होंने इस बात को पहचाना कि आशा जी की आवाज में जो लचीलापन और जो प्रयोगधर्मी स्वभाव है, वो किसी और में है ही नहीं। हाँ, ओपी नैयर जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने आशा जी की आवाज को एक बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई, एक मिट्टी की महक वाली ऊर्जा दी थी। जैसे फिल्म नया दौर के गाने ले लीजिए, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, इन गानों ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ साइड रोल्स के लिए नहीं है, बल्कि उनके आवाज में वो कशिश है जो पूरे सिनेमा हॉल को बांध सकती है। और फिर जब आर.डी. बर्मन, जिन्हें सब पंचमदा के नाम से जानते हैं, जब उन्होंने आशा जी के साथ काम करना शुरू किया, तो कहानी एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंच गई। पंचमदा पश्चिमी संगीत, जैज और लैटिन अमेरिकन दोनों से बहुत प्रभावित थे। हाँ, वो अपने प्रयोगों के लिए जाने जाते थे। सही बात है। और उन्हें ना एक ऐसी आवाज की तलाश थी जो पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय संगीत से हटकर पश्चिमी पॉप और रॉक की तरह ऊंची पिच और तेज लय में गा सके। और पता है, यही मुझे एक उपमा याद आ रही है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी शेफ की रसोई में बहुत सारे अलग अलग तरह के बेहद महंगे और स्पेशल चाकू रखे हों। अच्छा। हाँ, मतलब कोई चाकू सिर्फ सब्जी काटने के लिए है, कोई सिर्फ मांस काटने के लिए, लेकिन आशा जी की आवाज उस रसोई में रखे एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह थी। वाह,
क्या बात है। वो एक ऐसा टूल थी जो किसी भी चुनौती, किसी भी जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल सकती थी। ये स्विस आर्मी नाइफ वाली उपमा बहुत ही सटीक है सच में, क्योंकि अगर हम आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा जैसे गाने की तकनीकी बारीकियों को समझे ना, तो उसमें गाने का जो तरीका है वो परंपरागत भारतीय संगीत से बिल्कुल अलग है। हाँ, उसकी एनर्जी ही अलग है। बिल्कुल। उस गाने में सांसों का नियंत्रण, नोट्स के बीच का जो अचानक आने वाला लीप या उछाल है, वो बहुत मुश्किल होता है। एक पारंपरिक गायक को छाती से आवाज निकालकर गाने की आदत होती है, लेकिन इन पश्चिमी धुनों वाले गानों के लिए हेड वॉइस और चेस्ट वॉइस के बीच बहुत तेजी से स्विच करना पड़ता है। ओ, वो ट्रांजिशन। हाँ, वो ट्रांजिशन। आशा जी ने पश्चिमी शैली के इस ब्रेथ कंट्रोल और पिच शिफ्टिंग को इतनी महारत से अपनाया कि वो भारतीय गानों के लिए एक बिल्कुल नया अनुभव बन गया। और सोचिए, ये सिर्फ अच्छे मेंटोर्स मिलने की बात नहीं थी। अच्छे संगीतकार तो और भी गायकों को मिले ही ना, लेकिन जो चीज सबसे अहम थी वो थी आशा जी की एडेप्टेबिलिटी, यानी खुद को पूरी तरह से संगीतकार के विजन के अनुसार ढाल लेने की क्षमता। बिल्कुल सही। वो उस स्विस आर्मी नाइफ की तरह खुद को हर उस खांचे में फिट कर लेती थी जो संगीतकार सोचता था। कभी वो एक तेज रॉक स्टार बन जाती थी और अगले ही पल एक दर्द भरी गजल की आवाज। और अब देखिए ना, मेरा मतलब है लोग देखें तो उनकी इसी अडेप्टेबिलिटी का ही तो नतीजा है कि उन्होंने ना केवल हिंदी में बल्कि बंगाली, मराठी, तमिल और अंग्रेजी सहित 20 से अधिक भाषाओं में गाने गाए हैं। 20 से अधिक भाषाएं, वो भी उस फ्लुएंसी के साथ। वही तो, हर भाषा की अपनी एक अलग फोनेटिक्स होती है, शब्दों का अपना एक अलग वजन होता है। एक भाषा से दूसरी भाषा में उसी रवानी के साथ गाना, ये किसी साधारण गायक के बस की बात थोड़ी है। इसी अथक प्रयास ने उन्हें उस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचाया जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। लेकिन अब यहाँ से इस कहानी में ना एक और जबरदस्त और शायद सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। हमने देखा कि कैसे उन्होंने अपनी वैम्प वाली छवि को तोड़कर खुद को एक ग्लोबल, पाश्चात्य और चुलबुली आवाज के रूप में स्थापित कर लिया। लेकिन 80 का दशक आते आते ना इंडस्ट्री और श्रोताओं ने उन्हें फिर से एक नए सांचे में कैद कर दिया था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब उन्हें सिर्फ कैबरे, पॉप और तेज गानों की रानी माना जाने लगा था। ये समाज और विशेषकर मनोरंजन जगत की एक बहुत बड़ी विडंबना है। वो किसी भी कलाकार को ना एक बॉक्स में डालकर उस पर लेबल लगाना बहुत पसंद करते हैं। सही बात है, बॉक्स में फिट करना आसान लगता है उन्हें। 80 के दशक तक लोगों के दिमाग में ये बात पूरी तरह से बैठ गई थी कि अगर कोई गाना तेज गति का है, उसमें आधुनिक वाद्य यंत्र हैं, तो ही आशा भोसले उसे गाएंगी। गंभीर, ठहराव वाले और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गानों के लिए उन्हें उपयुक्त ही नहीं माना जाता था। और फिर साल 1981 में रिलीज होती है फिल्म उमराव जान। क्या बात है। संगीतकार खयाम साहब और आशा जी के जुगलबंदी। और इस फिल्म के गानों ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और तमाम संगीत समीक्षकों को सन्ना करके रख दिया। दिल चीज क्या है और इन आंखों की मस्ती जैसी गजलों में जो ठहराव था, जो नजाकत और जो शास्त्रीय गहराई थी ना, उसने रातों रात सारी पुरानी धारणाओं को चकनाचूर कर दिया। एकदम चकनाचूर। और पता है, इसी फिल्म के लिए उन्हें अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। लेकिन यहाँ मुझे सच में एक बात बहुत खटक रही है। मैं सोच रही थी इस बारे में। क्या बात है, बताइए। मतलब इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? ये रिस्क तो था। क्योंकि अगर उमराव जान की ये गजलें काम नहीं करती तो लोग शायद ये कहकर मजाक उड़ाते कि देखो, एक पॉप सिंगर शास्त्रीय संगीत गाने की नाकाम कोशिश कर रही है। ये एक बहुत बड़ा जुआ था ना। और यही वो जुआ है जो एक सफल और बेहतरीन कलाकार को एक लेजेंड से अलग करता है। अच्छा। इसे कला की दुनिया की एक मास्टर क्लास के रूप में देखा जाना चाहिए। एक सच्चा लेजेंड कभी अपनी स्थापित छवि का गुलाम बनकर नहीं रह सकता। जब दुनिया ये तय करने लगती है कि कोई कलाकार केवल यही कर सकता है, तो एक सच्चा कलाकार अंदर ही अंदर बेचैन उठता है। हाँ, वो बेचैनी कुछ नया करने की। बिल्कुल। उमराव जान कोई इत्तेफाक नहीं था। वो आशा जी की ओर से एक स्पष्ट घोषणा थी कि उनकी क्षमताओं की कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर हम इसके पीछे की तकनीक को डिकोड करें तो उस तेज आवाज से गजल के ठहराव तक पहुंचने के लिए उन्होंने असल में अपने गले के साथ क्या किया था? ये बदलाव टेक्निकल लेवल पर कैसे आया? ये पूरी तरह से वोकल मैकेनिक्स और सांसों के अनुशासन का खेल था। ख़याम साहब ने उन्हें सुझाव दिया कि वो अपनी जो नेचुरल पिच है उससे लगभग आधा या एक नोट नीचे गाएं। ओ, पिच लोअर करनी थी। हाँ,
जब आप नीची पिच पर गाते हैं ना, तो आवाज में अपने आप एक नजाकत और एक रहस्य आ जाता है। पॉप गानों में जो सांसें बहुत तेज और स्पष्ट सुनाई देती थीं, शास्त्रीय गजलों में उन सांसों को बिल्कुल छुपाना पड़ता है। वहां सांसें नहीं सुनाई देनी चाहिए। एकदम नहीं। गजल गाते समय मुर्कियां और खतके यानी सुरों के बीच बहुत ही सूक्ष्म और बारीक हरकतें करनी होती है, जिसके लिए एक बेहतरीन डायफ्राम कंट्रोल की जरूरत होती है। हाँ, बहुत कंट्रोल लगता है। आशा जी ने अपने उस पूरे रॉक स्टार वाले अंदाज को पीछे छोड़कर माइक्रोफोन के बहुत करीब आकर एकदम मध्यम और गूंजती हुई आवाज में गाया। ये एक ऐसा तकनीकी बदलाव था जो केवल अत्यंत कुशल गायक ही कर सकता है। क्या बात है। मतलब जब दुनिया को लगा कि वो पूरी तरह से एक सांचे में ढल चुकी हैं, तो उन्होंने अपना खुद का ही सांचा तोड़ दिया, और वो भी इतनी इतनी तकनीकी बारीकी के साथ। ये सच में हैरान कर देने वाला है। बिल्कुल। तो चलिए, हमारे सामने मौजूद इन सभी दस्तावेजों और इस पूरी यात्रा को ना एक जगह समेटने की कोशिश करते हैं। हमने शुरुआत की थी एक ऐसी बच्ची से जिस पर 9 साल की उम्र में परिवार पालने का बोझ आ गया था। फिर हमने देखा कि कैसे उन्होंने अपनी कमियों को हाशिए पर धकेले जाने को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। हाँ। कैसे उन्होंने ओपी नैयर और आर.डी. बर्मन जैसे संगीतकारों के साथ मिलकर खुद को एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह ढाला, और अंततः कैसे उमराव जान के जरिए उन्होंने खुद पर लगे हर लेबल को उखाड़ फेंका। और पता है, यही कारण है कि उनकी इस अथक यात्रा को भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, और सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी उन्हें मिला। वो इसके हकदार हैं। ये महज कुछ ट्रॉफीज या मेडल्स नहीं हैं। ये एक ऐसे कलाकार का सम्मान है जिसने अपने जीवन के 7-8 दशकों तक अविराल तपस्या की है। ये उनकी उस अदम्य इच्छा शक्ति का सम्मान है जिसने उन्हें कभी भी प्रासंगिक होने से बाहर नहीं होने दिया, आउटडेटेड नहीं होने दिया। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जब वो 90 साल की उम्र के पार जा चुकी हैं, तब भी अगर वो गाती हैं ना, तो उनकी आवाज में वही खनक, वही जीवंतता महसूस होती है। ये सब देखकर ना मुझे उनके ही एक मशहूर गाने की पंक्तियां याद आती हैं, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। वाह, क्या गाना है ना? ऐसा लगता है कि संगीत के प्रति उनका दिल शायद कभी नहीं भरता, और ना ही नए प्रयोग करने की उनकी भूख कभी शांत होती है। सही बात है। और अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा से कोई एक सबसे बड़ी सीख निकाले ना, तो वो ये है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है खुद को लगातार बदलते रहना। अडैप्टेबिलिटी। हाँ, अडैप्टेबिलिटी। अगर किसी कलाकार में या किसी भी इंसान में समय और परिस्थिति के साथ खुद को अडैप्ट करने की क्षमता है, और वो अपनी कला के प्रति पूरी तरह से ईमानदार है, तो दुनिया की कोई भी चुनौती, कोई भी संसा उसे बंद कर नहीं रख सकता। और ये बात हमें एक बहुत ही प्रासंगिक और गहरे विचार की ओर ले जाती है, जिस पर इस चर्चा को सुनने वाले हर इंसान को, हम सबको विचार करना चाहिए। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो तकनीक और मशीनों का दौर है ना? बिल्कुल, एआई का जमाना है। हाँ, आज हमारे पास ऑटो ट्यून है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकें आ गई हैं। आज कोई भी बेसुरी से बेसुरी आवाज मशीन के जरिए एकदम परफेक्ट बनाई जा सकती है। मशीनों ने परफेक्शन को बहुत ही आसान और आम बना दिया है। ये एक बहुत ही विचारणीय पॉइंट है। मशीनों के आने से कला में एक अजीब सी एक रफ्ता, एक यूनिफॉर्मिटी आ गई है। वही ना? तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हम भविष्य में कभी कोई ऐसा कलाकार देख पाएंगे जिसकी असली ताकत ये मशीनें नहीं, बल्कि उसकी इंसानी भावनाएं हों? बहुत गहरा सवाल है ये। हमने इस पूरी चर्चा में आशा जी की आवाज की उन तकनीकी और मानवीय बारीकियों का जिक्र किया। वो जानबूझकर छोड़ी गई भारी सांसें, वो सुरों का अचानक से फिसलना, वो आवाज में मौजूद दर्द, और वो एक 9 साल की बच्ची का दशकों लंबा संघर्ष। हाँ। क्या कोई एआई, कोई भी सॉफ्टवेयर कभी उस मानवीय बार्ध, उस ठहराव और उस उल्हड़ चंचलता की जगह ले पाएगा जो आशा जी के आवाज में एक झटके में सुनाई दे जाती है? ये सोचना सच में रोंगटे खड़े कर देता है, क्योंकि देखिए, मशीनें परफेक्ट तो हो सकती हैं, लेकिन जो चीज कला को जादुई बनाती है ना, वो इंसान की इम्परफेक्शन, यानी उसकी कमियां और उसका संघर्ष ही है। बिल्कुल, एक मशीन सब कुछ एकदम सही कर सकती है, लेकिन वो उन रातों का दर्द कहाँ से लाएगी जब एक बच्ची को महज घर चलाने के लिए माइक के सामने खड़ा होना पड़ा था। सही बात है। ऑटो ट्यून सुरों को सीधा तो कर सकता है,
लेकिन क्या वो उस स्विस आर्मी नाइफ जैसी एडेप्टेबिलिटी की जगह ले सकता है, जिसने अपनी शर्तों पर खुद को बार बार गढ़ा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब शायद इतने सीधे नहीं हैं। हाँ, ये सवाल तो सबको अपने आप से पूछने चाहिए। लेकिन ये सवाल हमें इस बात पर जरूर विचार करने को मजबूर करते हैं कि कला में असली खूबसूरती तकनीक में है या इंसान के उस अदम्य जज्बे में जो कभी हार नहीं मानता। खैर, आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। हम इस सवाल को यहीं छोड़ जाते हैं ताकि हम सब मिलकर इस पर विचार कर सके कि भविष्य की कला कैसी होगी।